हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। सो इंडो पैसिफिक आपने कई बार कहीं न्यूज़ में मोदी जी की स्पीचेस में, बिडेन की स्पीचेस में, जो पुराने जितने प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए की उनकी स्पीचेस में, जापान के प्रेसिडेंट की स्पीचेस में कई बार आपने ये टर्म सुनी होगी। तो इंडो पैसिफिक एक टर्म क्या है? इंडो पैसिफिक टर्म है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला के बनती है। सो इंडो पैसिफिक रीजन इज बेसिकली इंटरमीडिएट रीजन, इज एन इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। अगर हम देखें, एक सेंट्रल एरिया है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो वी कैन से द एक ऐसा रीजन जो कि जैसे मानो कि इंडियन ओशन हो गया एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन, जिस एरिया में दोनों आके मिलते हैं उस पर्टिकुलर रीजन को हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। एंड दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रूशल रीजन है ये। तो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ट्रेड के परस्पेक्टिव से और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से और कल्चरल डाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। और एक नया टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क which was leading by USA and launched by USA in the Indo-Pacific region। तो ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये एक तरह का कमबैक है यूएसए का इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर देखा जाए तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड यूएसए टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ही इज द यूएसए इज ट्राइंग टू बिल्ड हिज नेटवर्क। और वो ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा बेस क्रिएट कर सके बाकी कंट्री के साथ मिलके कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उनका एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, जिससे कि उनका ट्रेड बढ़े और एक ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। एंड एज आई सेड इट इज अ काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएट रीजन और अ रीजन विच कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर भी दैट इट इज दिस इज अ पैसिफिक ओशन, दिस इज एन इंडियन ओशन एंड दिस रीजन दैट ग्रीन कलर राउंड सर्कल, ये रीजन हमारा एक इंडो पैसिफिक रीजन है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वेन डायग्राम की तरह दिख रहा है कि एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है और एक इंटरमीडिएट पार्ट जो दोनों को कनेक्ट करता है उसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफी सारी कंट्रीज आती है जिनका ट्रेड काफी हाई है, इंडिया भी इनमें से एक है और जापान, यूएसए ऐसी कंट्रीज है जिनका ट्रेड वर्ल्ड वाइड ट्रेड बहुत ज्यादा है। और ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 40 to लेकर 50% जो वर्ल्ड की जीडीपी है इस एरिया के आसपास एक वर्क करती है, इस एरिया के आसपास हमें रिवॉल्व करते हुए दिखती है। तो आगे हम समझने का ट्राई करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। सो इंडो पैसिफिक रीजन इज अ जियोपॉलिटिकल एरिया दैट स्पैन्स two region of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. As I have already explained you, it is a kind of a connecting region of Indian Ocean and the Pacific Ocean, stretching from west coast of the US to the west coast of India. इंडिया के वेस्ट कोस्ट को भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट के एरिया को हमें इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। देखो अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ लोग इंडिया के ईस्ट को सिर्फ इंडो पैसिफिक में कंसीडर करते हैं, कुछ जो थ्योरीज है वो इंडिया के वेस्टर्न रीजन को भी इंडो पैसिफिक में एक तरीके से कंसीडर करते हैं। तो टोटल 24 नेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं। ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर ऑलमोस्ट पूरा एरिया है। ट्रेड के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और बाकी जितने भी इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटीज है, चाहे प्राइमरी एक्टिविटी हो, सेकेंडरी एक्टिविटी हो, टर्शियरी एक्टिविटी हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे काफी हमें ट्रेड एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सो अब जानना हमें ये पड़ेगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? अभी रिसेंटली एक टोक्यो के अंदर एक इवेंट हुआ था जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे, यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। बेसिकली क्वाड की मीटिंग थी और उस क्वाड की मीटिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। इनिशिएटिव का नाम है इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो वहां पे यूएसए ने इसको लॉन्च किया। दैट इज व्हाई यूएसए इज लीडिंग दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड दैट फ्रेमवर्क और दैट इनिशिएटिव वाज जॉइंड बाय अदर 12 कंट्रीज। अब अदर 12 कंट्रीज कौन कौन सी है? देखो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कोरिया एंड ब्रुनई दारुसलाम। आपके पास 12 कंट्रीज आपके स्क्रीन के सामने हैं। इन कंट्रीज को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को लेके, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को लेके एंड चाइना एंड यूएसए के रिलेशनशिप को लेके कई बार चीजें न्यूज़ में होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये इंडिया के लिए भी एक काफी पॉजिटिव स्टेप हो सकता है
that India has joined this this initiative launched by the USA, that is Indo-Pacific Economic Framework। यहाँ पे इंडिया को भी इकोनॉमिक वे में, ट्रेड के वे में और एक सिक्योरिटी के वे में बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ when USA is trying to influence the Indo-Pacific region economically, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अदर छोटी छोटी कंट्रीज पे हो, इंडिया के ऊपर हो, पाकिस्तान पे हो, बाकी जो कंट्रीज आपके चाहे वो एशिया के अंदर आती हैं या स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं, तो उनको भी काफी एक फर्क पड़ेगा और चाइना का जो बेस है कहीं ना कहीं उस पर एक वीकनेस आई, कहीं ना कहीं वो बेस हिलेगा। तो हमने समझना है कि EPEF है क्या, व्हाट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हम ऑलमोस्ट तो समझ चुके हैं, दैट इट इज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट, इट इज एन इनिशिएटिव व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय USA ओनली एंड जॉइंड बाय 12 अदर कंट्रीज। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एम इज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप among participating countries to enhance resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness and competitiveness। बेसिकली इस इनिशिएटिव का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कंट्रीज इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करती हैं, जैसे USA के साथ अदर जो 11 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, जो टोटल एक ग्रुप बना है EPEF का, उन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंप्रूव करना, सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करना, फेयरनेस को, कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना। तो ये एक तरह से एक पूरा बहुत बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है, जहां पे ऑलमोस्ट सब तरह के वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को हम ले लें, सस्टेनेबिलिटी को ले लें, क्लाइमेट चेंज को भी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीजों को लेके एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, जिसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपने ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सो इंडो पैसिफिक रीजन कवर्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हाफ द पॉपुलेशन, यू मीन 50% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर रहती है और अराउंड 50 to 60% GDP पूरे वर्ल्ड की यहां से चलती है। सो यस, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन को लेके कई बार हमने न्यूज पढ़ी है, कई बार हमने डिस्कस किया है और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी है। और आई एम श्योर कि ये टॉपिक आने वाले एग्जाम, चाहे वो UPSC का अगले टाइम पे प्रीलिम्स होगा या फिर UPSC का मेंस होगा, कोई भी आपका एग्जाम होगा, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा इस पूरे इनिशिएटिव का फोकस एरिया क्या है। इस पूरे इनिशिएटिव के 4 फोकस एरिया, वन इज ट्रेड, सेकंड इज सप्लाई चेन, थर्ड इज क्लीन एनर्जी एंड लास्ट इज टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। इसमें अगर हम एक्स्ट्रा समझने का ट्राई करेंगे तो देखो, अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो या फिर आप न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये बेसिक टर्म समझ के समझ आ जाएगा कि भाई फोकस एरिया क्या क्या है। पहला फोकस एरिया ट्रेड, तो हम ट्रेड के अंदर बेसिकली एक हाई स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस क्रिएट करना चाहते हैं एंड फ्री और एक फेयर सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, और जो एक ऐसे नए सिस्टम और एक अप्रोचेस को डेवलप करना चाहते हैं कि जिससे जितनी भी हमारी एक जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं एज वेल एज जो अदर कंट्रीज हैं उस रीजन में, उनकी एक इंक्लूसिवनेस क्रिएट हो, ट्रेड क्रिएट हो। अगर ट्रेड इंक्रीज होगा, ट्रेड इंक्रीज होने से हर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। इसीलिए इस पूरी स्कीम का जो सबसे मेजर फोकस एरिया है वो है ट्रेड। अगर हम देखें तो बाकी सारी चीजें ट्रेड के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आसपास देखने को मिलेंगे, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो एंटी करप्शन, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो। सेकंड है हमारा सप्लाई चेन। जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो USA और बाकी अदर कंट्रीज चाहती हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन क्रिएट हो, एक ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन क्रिएट हो, एक सस्टेनेबल और विद द सिक्योर एक सप्लाई चेन क्रिएट हो, जिससे कि किसी भी कंट्रीज को प्रॉब्लम ना आए, जिसमें हम क्या करें, कोई अगर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस पर क्रिस्प रिस्पॉन्स मिले, एक मेजर हो, लॉजिस्टिक की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो। जैसे हमने बीच में देखा था भी कि एवरग्रीन एक जो शिप था, कार्गो शिप, वो बीच में अटक गया था, ऐसा ना हो। देखो वो तो हमारा गल्फ कंट्री के आसपास हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की तरह कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। जब सप्लाई चेन ट्रेड को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो सप्लाई चेन को आपको एकदम एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एंश्योर एक्सेस ऑफ की रॉ एंड प्रोसेस मटेरियल। जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको एक एक्सेस हो रॉ मटेरियल का, प्रोसेस मटेरियल का। ये ना हो कि भाई अगर टोटल 12 कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ 2-3 कंट्रीज ही पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे प्रोसेस मटेरियल्स हैं या रॉ मटेरियल है, उनको यूज कर रही हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज उन पर डिपेंडेंट है। तो ये एक तरह से इंक्लूसिवनेस को लेके पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। एटलीस्ट पेपर पे तो ऐसा कहा गया है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। लास्ट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना, ऐसी टेक्नोलॉजी को शेयर करना, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, क्लीन एनर्जी को हम बूस्ट कर सके, इंप्रूव कर सके। क्योंकि अब ये टाइम है, everywhere, each and every country, each and every organization, they are talking about the clean energy, they are talking about the measures to curb the climate change, they are talking about the sustainable development। तो यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लेके आते हो, कोई भी अगर आप नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हो, तो वहां पे क्लीन एनर्जी की बात नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने फोकस से। थर्ड फोकस एरिया हमारा है क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अगर हम एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा, एक नई नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, नई फैक्ट्रीज भी क्रिएट हो सकती है, नया एक इकोनॉमिक जोन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो स्पेशल जो माइंड में रखा जाएगा ये सब क्रिएट करते हो, दैट इज क्लीन एनर्जी। यहाँ पे क्लीन एनर्जी को बूस्ट करने का, क्लाइमेट चेंज को कम करने का भी एक आइडियाज, एक कह सकते हो कन्वेंशन, एक तरह से हम साथ में उसको लेके चलना चाहते हैं, चाहे यूएसए हो या बाकी कंट्रीज हो, कि भाई जो भी चीज़ें हैं हम इस तरीके से प्रोसेस करेंगे कि हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें, क्लाइमेट चेंज से बचने का ट्राई करें, और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है उसके पैरेलल जो हमारे टारगेट्स हैं उनको साथ में लेके माइंड में रखते हुए आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट है टैक्स एंड एंटी करप्शन। टैक्स और एंटी करप्शन से यहाँ मतलब ये है कि एक फेयर कंपटीशन हो हर कंट्रीज के लिए। ऐसा ना हो कोई कंट्री फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करते और दूसरी कंट्रीज के ऊपर आप ऐसी ऑब्लिगेशन लगा दें या फिर टैक्स की एलिगेशन लगा दें जो कि ट्रेड कर ही ना पाए। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस फ्रेमवर्क के अंदर। एक फोकस एरिया ये भी है कि वो प्रमोट करना चाहते हैं फेयर प्रैक्टिस को, फेयर कंपटीशन को, और एक रोबस्ट टैक्स सिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी माइंड में रखा जाएगा, और जो ब्राइबरी रिजाइम है एक तरीके का जो हम कहते हैं लॉबी सिस्टम बन जाता है, जो कि आप कुछ अपनी ब्राइबरी को यूज करके या अपनी इकोनॉमिक पावर को या फिर एक आप कह सकते हो कि मिलिट्री पावर को यूज करके आप इकोनॉमी को बूस्ट करते हो, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी कंट्रीज हैं वो साथ में मिलके एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ेगा। सो आई थिंक इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कीम, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम अगर इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। और प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिली है, पहले जितनी भी स्कीम इंडो पैसिफिक रीजन में क्रिएट हुई है, चाहे वो यूएसए उसको लीड करे, जापान लीड करे, इंडिया लीड करे या फिर कोई भी कंट्री उसको लीड करती है, तो पॉइंट देखने को ये मिला है अभी तक कि सब कंट्रीज का अपना अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। कोई भी कंट्री एक ओवरऑल एक बिगर ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं चलती है। किसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं जैसे कि यूएस है, किसी का ऑब्जेक्टिव अपने ट्रेड को बूस्ट करना चाहते हैं, किसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहते हैं कि हमें जो बड़ी बड़ी कंट्री जैसे वो यूएसए हुआ, चाहे इंडिया हुआ, जापान हुआ, वो छोटी कंट्रीज को सपोर्ट करें। कुछ कंट्री चाहेंगे कि हमारे आसपास की जो कंट्री हमारे पे डिपेंडेंट हो जाए। तो दीज आर दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। इस चीज को साइड में रख के इस फ्रेमवर्क को अगर बूस्ट करना है तो इन सब चीजों को साइड में रखना पड़ेगा और माइंड में एक बड़ा फ्रेमवर्क लेके इन कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पे हम ये समझेंगे कि इंडिया और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहां कनेक्ट करते हैं और इंडिया का क्या फायदा हो सकता है। देखो आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। आपको बेसिक समझाया तो आपको बारे कि इंडिया के अंदर अभी हमने इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम चाहते हैं इंडिया के अंदर ट्रेड इंक्रीज हो, तो इस इनिशिएटिव से ये चीज सोल्व हो सकती है। क्योंकि अगर आप बाकी कंट्रीज के एक फ्रेमवर्क में आएंगे, एक तरह से पूरे सिस्टम में आएंगे, तो यू वुड डेफिनेटली यू ट्राई कि हम अपने एक्सपोर्ट को एटलीस्ट उन कंट्रीज के अंदर इंप्रूव करें। सेकेंड, जो इन्फ्लुएंस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर आप कहो कि एशिया के रीजन में चाइना क्रिएट कर रही है, विच इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, वी ऑल नो दिस थिंग। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो इंडिया चाइना को बीट करने के लिए ना करना चाहे, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस को वो क्रिएट करना चाहती है। बिकॉज इंडिया का जो फोकस है, इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ सुपर पावर। हम अगर सुपर पावर की बात भी ना करें तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरह सामने आए आफ्टर 30, 40 और 25 ईयर्स। तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा हमारे लिए एक बेस क्रिएट कर सकता है, अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को इंप्रूव करे, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करे और इंडिया का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्रिएट किया जाए, जिससे कि छोटी छोटी कंट्रीज को इंडिया पॉजिटिवली हेल्प करे। जैसे इंडिया ने कई कंट्रीज को हेल्प भी करी है, इंडिया ने श्रीलंका को भी हेल्प करी है, इंडिया अफगानिस्तान को भी कई बार हेल्प करता रहा है, और बाकी ऐसी कंट्रीज भी है चाहे वियतनाम हो, इंडिया ने हमेशा एक पॉजिटिव हेल्पिंग हैंड से इन कंट्री को सपोर्ट करने का ट्राई किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वाड के पार्टनर्स भी हैं, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, जो कि क्वाड को क्रिएट करते हैं। और क्वाड भी काफ़ी एक मेजर स्ट्रॉन्ग एक फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे चारों कंट्रीज ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क के अंदर भी है, जो इस पूरे एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लीड कर सकती हैं। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी एक ब्यूटीफुल और काफ़ी एक पॉजिटिव एक बेस क्रिएट हो सकता है, काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, जिससे कि वो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को और बेटर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपके फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन में जुड़ सकते हैं। नई नई वीडियोस हमारी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।